कि रोज की शाम की चाय का अपना ही मजा है। तो चलिए आज हम इस चाय के कप से केमिस्ट्री की बुनियाद रखते हैं। अगर ये कप मेरे हाथ से गिर जाए तो क्या होगा? एक तो अम्मी की मार हो, लेकिन अगर हम इस कप की तरफ गौर करें तो ये बहुत ज्यादा हिस्सों में टूट जाएगा। अगर हम हर हिस्से को पकड़कर दोबारा जमीन पर गिरा दें तो इसके और पीसेस हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि ये पीसेस इतने छोटे होंगे कि हम अपनी आंखों से इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। कुछ इसी तरह कदीम जमाने के ग्रीक फिलोसफर्स ने एटम की बुनियाद रखी। डेमोक्रिटस ने तकरीबन 5th सेंचुरी की तारीख में ये आइडिया पेश किया कि दुनिया की हर चीज छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हुए एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंच जाती है जिसे आप और तोड़ नहीं सकते। डेमोक्रिटस ने इस पार्टिकल को एटम का नाम दिया, जिसके मायने है इनडिविजिबल। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इन फिलोसफर्स के पास अपनी बात की यकीन दहानी करवाने के लिए कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं था। डेमोक्रिटस के बाद कई 100 साल तक किसी ने एटम पे गौर नहीं किया। फिर आए जनाब 1808 में एक केमिस्ट जॉन डाल्टन। डाल्टन ने इन्हीं ग्रीक फिलोसफर्स के आइडिया पे अपनी थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक एटम्स वर इनडिविजिबल। किसी एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं आइडेंटिकल और कंपाउंड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। डाल्टन की थ्योरी बहुत जल्द बन गई कीमियाई साइंस की बुनियाद। अगरचे नई रिसर्च से ये बाद में सामने आया कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं। डाल्टन की थ्योरी एटम के वजूद को सामने लाने के लिए आज तक साइंसी दुनिया में खास मायने रखती है। डाल्टन के बाद इन मुख्तलिफ साइंसदानों की कामयाब रिसर्च की बदौलत आज हमारे सामने एटम का स्ट्रक्चर काफी प्रिसिजन और एक्यूरेसी से मौजूद है। अब आता है एक और सवाल, अगर एटम्स इतने ही छोटे हैं तो आखिर हम इन्हें देखते कैसे हैं? 20th सेंचुरी की रिसर्च के मुताबिक एटम्स का डायमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.2 नैनोमीटर्स। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सवाल का जवाब है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। लेकिन किसी ऐसी चीज को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखना नामुमकिन है जिसका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो। यानी कि ये माइक्रोस्कोप सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का साइज बताता है जो कि 500 नैनोमीटर्स या उससे बड़े हों। इसलिए हम एटम्स जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करता है, जिसकी वेवलेंथ लाइट से कई गुना कम होती है। 20वीं सदी में एटम्स के साइज के साथ साथ यह भी पता चला कि एटम का मास होता है सिर्फ और सिर्फ 10 to the power of -27 to -25 kg। ये इतना कम है कि इसको लिखने के लिए खास यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, where 1 AMU is equal to 1.661 into 10 to the power of -27 kg। अगर अब भी इस बात में कोई शक है कि एटम कितना छोटा सा होता है तो ये देखिए। अगर आप सिर्फ ये एक छोटा सा नुक्ता बनाएं, हाँ यही छोटा सा नुक्ता जो आप मुश्किलों से देख पा रहे हैं, तो जानते हैं इस नुक्ते में कितने एटम्स होंगे? तकरीबन 20 लाख। जी हाँ, 20 लाख। अब चलते हैं इन एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ। मॉलिक्यूल किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये बनता है एक या उससे ज्यादा एटम से। इन एटम्स के नंबर से हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल का नाम। जैसे कि मोनोएटॉमिक 1 एटम, डायएटॉमिक 2 एटम्स और ट्राइएटॉमिक यानी 3 एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम है। ये एटम्स अगर सेम टाइप के हों तो इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस और सल्फर मॉलिक्यूल। और अगर ये मुख्तलिफ किस्म के एटम से बने तो इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। इन मॉलिक्यूल्स का साइज यकीनन एटम से बड़ा होता है और कभी-कभी तो इतना बड़ा होता है कि इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है हेमोग्लोबिन, जो कि पाया जाता है हमारे ब्लड में। ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब हम देखते हैं एटम की एक जरूरी सब एटॉमिक पार्टिकल को, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके आने और जाने से एटम आयन में तब्दील हो जाता है। अगर एटम एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है
और इस आयन को नाम देते हैं कैटायन का। एक एटम को कैटायन बनने के लिए सिस्टम को एनर्जी देना जरूरी है, यानी कि ये रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। इन कैटायंस के सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के मेटल आयंस। इसी तरह एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह गेन भी कर सकता है। इस नेगेटिव आयन को कहते हैं एनायन। जब ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यूजुअली एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है और इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनायंस के कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं ग्रुप 6 और 7 के नॉन मेटल आयंस। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंडिविजुअल एटम्स की जगह पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं नाइट्रोजन आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड आयन एंड मीथेन आयन। इन आयंस को बनाना आसान नहीं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए चाहिए होती है हाई एनर्जी। ये एनर्जी दी जाती है इन मॉलिक्यूल्स के गैसियस स्पेस से इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज को पास करके। अभी तक तो हमने ये देखा और समझा है कि एटम आखिर है किस चीज का नाम। अब आगे जाके हम ये देखेंगे कि इन एटम से किस तरह हम हासिल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं that we see and use pretty often, either in our daily lives or in chemical research. I'll see you in the next video. Goodbye.